हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस किसका, जब हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे ज़रूरी पता करना है सबसे पहले कि क्या वो जो पर्सन है जिसकी हम इनकम का टैक्स लेने वाले हैं, मतलब इनकम के ऊपर टैक्स काटने वाले हैं, वो पर्सन रेजिडेंट है इंडिया का या फिर नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। तो सेक्शन 6 इनकम टैक्स का यही कहता है कि सबसे पहले हमें पता करना होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस है कि नहीं, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। ठीक है, और साथ में स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 के अंदर आता है, जो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, और आज की वीडियो पार्ट 1 में है, उसमें आपको मैं रेजिडेंशियल स्टेटस करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, करेंगे स्टार्ट। अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, उसका लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स भी समझने हैं कि इनकम टैक्स है क्या, तो वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डाल दिया है, उसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने जाना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 कहता क्या है। तो जब भी हम सेक्शंस की बात करते हैं तो सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा। तो सेक्शन 6 में ना ये कहा गया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करी जाएगी, और रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, जो मतलब 3 पार्ट्स में हमने बांट दिया उसे। 3 पार्ट्स कौन से हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट। मतलब ROR, NOR और लास्ट में NR। ठीक है, तो जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, यानी उसका फर्स्ट सब सेक्शन जो है वो हमें ये बताता है, मतलब उन्होंने क्या करा, रेजिडेंशियल स्टेटस, आपने पर्सन के डेफिनेशन लास्ट वीडियो में पढ़ी है, अगर आपने देखी है तो आपको पता है कितने तरह के पर्सन्स होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। सेवन वेज ऑफ टाइप्स, है ना। तो उसमें सबसे पहले हमारा मेन कौन है? इंडिविजुअल। तो सबसे पहले उसे पकड़ के उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल का हमें बताइए रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर जानना हो तो कैसे पता किया जाए। तो इनकम टैक्स ने सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कहा कि अगर आपने क्या डालना है, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का पता करना है, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डेज़ को देखना पड़ेगा। अगर आपने नंबर ऑफ डेज़ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो रेजिडेंशियल स्टेटस, तो क्या कहता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, ओनली बी अ रेजिडेंट इन पी वाई क्या है? पिछले साल में वही रेजिडेंट होगा इफ़ ही सेटिस्फाई एनी वन, मतलब कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई अगर वो कर रहा हो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली है कि वो इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा पिछले साल में रहा हो। यानी अगर वो 22-23 की असेसमेंट ईयर में बात कर रहा है, तो 21 और 22 में उसके टोटल और नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए? 182 डेज या उससे ज़्यादा, तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये कहती है ही हैज़ बिन इंडिया। इसे ऐसे ही लिखना है, सेक्शन 6 ऐसे ही कह रहा है लाइन को, तो आपने ऐसे ही लिखना है कि सेक्शन 6 में लिखा गया है ही हैज़ बिन इंडिया ड्यूरिंग 4 PY इमीडिएटली प्रोसीडिंग द PY। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर मेरा ईयर है 21-22, पिछला PY कौन सा है? 21-22, उसके पिछले 4 PYs आपने लेने हैं। मतलब कौन कौन से? 21-22 को छोड़ के पिछले 4 में अगर उसने 365 डेज का टोटल पीरियड ऑफ टाइम पीरियड पूरा किया या उससे ज़्यादा, और पिछले PY में उसके टोटल नंबर ऑफ डेज 60 से ज़्यादा हो चुके हैं या फिर 60 ही हो चुके हैं, तो उस केस में वो रेजिडेंट कहलाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 182 डेज़ वाला हो गया केस, वो तो इजी था। दूसरा केस ये कहता है कि पिछले PY में उसके 60 डेज़ होने चाहिए या उससे ज़्यादा, और पिछले से 4 पिछले PY में उनके टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने होने चाहिए? 365 डेज़ या उससे ज़्यादा, तभी वो एज ए रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेटा 4 ईयर्स का या 5 ईयर्स का गिवन है तो आप सेकंड कंडीशन को जाओगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपके पास डाटा नहीं भी है, करंट ईयर का है, तो 182 डेज़ का केस ले लीजिए, मतलब PY का है तो 182 डेज़ का केस ले लीजिए। लेनी आपने दोनों कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस केस को ना उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशंस है ना, वो किन के ऊपर अप्लाई नहीं होने वाली, एक्सेप्शंस ये है। तो सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होने वाली।
तो कौन कौन से वो पर्सन है? कोई भी इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीवाई एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया। कोई ऐसा पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, जो क्रू मेंबर है, मतलब शिप का क्रू मेंबर है इंडिया की, और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए उसे बाहर भेजा जा रहा है विद इन पीवाई, मतलब पिछले पीवाई में किसी पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उस केस को। और नंबर 2, कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? जब इंडिया में बंटवारा हुआ उस केस से, मतलब अगर कोई पर्सन उस टाइम से बिलोंग कर रहा है और बीइंग आउटसाइड द इंडिया कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीवाई, और वो इंडिया के बाहर रह रहा था और इंडिया में घूमने फिरने या विजिट करने आया हुआ है पिछले साल में, तो उस केस में भी ये कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी। तो ये कंडीशंस अगर नहीं मानी जाएंगी तो कौन सी कंडीशंस मानी जाएंगी? तो उन्होंने कहा कि ये जो अबव कैटेगरी है उसमें 182 डेज वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन थी वो नहीं लगेगी, पहली कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन वो पहली कंडीशन ही सिर्फ आपने नहीं देखनी, अगर उसमें आपको टोटल इनकम दे दी, मतलब पहली तो ये समझ लो कि 2 कंडीशन जो ऊपर आपको दी हुई थी, नीचे 2 एक्सेप्शन दी हुई हैं, उस केस में आपने सिर्फ नंबर 1 कंडीशन देखनी है, नंबर 2 नहीं देखनी। लेकिन वो ये कह रहा है कि नंबर 1 जो कंडीशन 182 डेज वाली थी इन 2 पर्सन्स के लिए, इन 2 एक्सेप्शंस के लिए, वो भी तब ध्यान से देखनी है अगर उसकी टोटल इनकम कितनी हो, 15 लाख से ज़्यादा हो, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो अगर आपने ये देखा 182 डेज पूरे हो गए, ठीक है, लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम भी 50 लाख से ज़्यादा है तो भाई नीचे आ जाओ, तो आप नीचे आ जाओ, तो 2 आपको कंडीशंस और माननी पड़ेंगी, ठीक है। अगर टोटल इनकम वाला केस आता है तो वो कौन से हैं? द पीरियड ऑफ स्टे इन रेलिवेंट पी वाई इज 182 डेज और मोर, ये तो भाई सब में है, ये तो आप कहोगे राइट। लेकिन एक और कंडीशन जुड़ गई, आप कहोगे यार ये कंडीशन जानी पहचानी लग रही है, सेकंड कंडीशन के साथ में नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान से समझिएगा। जब भी टोटल इनकम की बात हुई है तो पिछले पीवाई में 120 डेज होने चाहिए या उससे ज़्यादा, और उससे पिछले 4 पीवाई का सम कितना होना चाहिए? 365 डेज या उससे ज़्यादा। तो 365 डेज वाला तो किस्सा सेम है, लेकिन पिछले साल वाला किस्सा बदल गया। यानी इन 2 केसेस में अगर आपने टोटल इनकम देखी, एक्सेप्शन के केस में अगर आपकी इनकम क्या है 15 लाख से ज़्यादा है, तो 15 लाख में आपने ये 2 कंडीशंस को मानना है। कौन सी? 182 डेज वाली, और सेकंड कंडीशन है कि पिछले पीवाई में 120 डेज और उससे पिछले 4 पीवाई का सम मिला के 365 डेज या उससे ज़्यादा होगा, तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है, ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। 60 डेज वाली कंडीशन सिंपल केस है, और 120 डेज वाली कंडीशन क्या है? टोटल इनकम के साथ, और वो किस केस में है? जब एक्सेप्शंस होंगी तभी, राइट, ओके। अब कुछ एक नोट ज़रूर समझिएगा, जो नोट है उसका मैंने साथ में लिंक दे दिया। सर्कुलर को तो चलो मैंने नहीं डाला, कि उन्होंने कहा एक सर्कुलर आया था क्रू मेंबर के साथ रिलेशन में, कि क्रू मेंबर जो है भाई उसका टाइम पीरियड ना बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, और वो सर्कुलर निकला था, और सर्कुलर जो है वो मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन वो सर्कुलर क्या था वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि उसमें पीरियड ऑफ स्टे का बहुत ज़्यादा पंगा पड़ रहा था, कि रेजिडेंट वो माना जाएगा कौन सा पीरियड लेना है, कब से स्टार्ट करना है, कब से नहीं करना है, जब वो चला गया उस दिन से या जब वो आएगा तब तक, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि रेजिडेंट वो तब ही माना जाएगा जब इन पीरियड्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पीरियड कमेंसिंग, किन किन पीरियड्स को एक्सक्लूड मतलब होता है ख़त्म कर दिया जाएगा बीच में से, यानी एक साल में अगर 365 डेज हैं तो किस पीरियड को उसमें रेजिडेंट में नहीं लेना। तो उन्होंने कहा जब उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है कब? इनटू द कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, और एंड हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप। मतलब जब उसने ज्वाइन की है शिप
मतलब उसके रिगार्डिंग जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसे मिलता है, उस केस में जब उसकी डेट पड़ गई कि हाँ इसने इस दिन को ज्वाइन कर लिया, उस डे से लेके अगले साइन ऑफ के डेट तक उसका रेजिडेंट पीरियड नहीं गिना जाएगा। यानी 365 डेज़ को माइनस करके, मतलब 365 डेज़ में जितना पीरियड उसने ये कॉन्ट्रैक्ट में डील किया उस पीरियड को बीच में से माइनस करना है, ठीक है। और उस पीरियड को माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, अगर वो 182 डेज से ज़्यादा हुआ तो वो रेजिडेंट है, नहीं तो नहीं। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। इस केस में क्या करना है, 365 डेज टोटल होते हैं एक साल के अंदर, उसको बीच में एक्सक्लूड करना है, यानी उसमें से एक्सक्लूड करने हैं ये पीरियड जो उसने साइनिंग इन से लेकर साइनिंग ऑफ तक लिया हुआ है। मतलब अगर उसमें आपके सपोज करिए 180 डेज़ उसने साइनिंग ऑफ और साइनिंग इन के लिए ले लिए, तो 365 डेज़ में 180 डेज़ माइनस करने के बाद अगर आपके पास आंसर 182 डेज़ या 182 से ज़्यादा आता है तो वो तभी भी रेजिडेंट है, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर, दिस इज़ द थिंग। चलिए अब हम बात करेंगे ROR या NRNOR। यानी सिंपल सा केस है कि अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो ऑर्डिनरी है, नहीं तो वो नॉन ऑर्डिनरी है। या फिर इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दो तो हु इज़ NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब जो रेजिडेंट है पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट किस केस में माना जाएगा। यानी मैंने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है ऊपर वाली, मतलब मैं रेजिडेंट बन ही चुका हूँ, ये तो फाइनल है, लेकिन अब मैं ऑर्डिनरी हूँ या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ वो कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो नीचे दी गई सेटिस्फैक्शंस को पूरा कीजिए। मतलब नीचे दी गई सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, मतलब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 6 में ये कंडीशंस कही गई हैं कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अगर आप पूरी कर देते हो तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे। कौन सी कंडीशंस हैं? जब एक इंडिविजुअल हैज़ बीन एन NR इन इंडिया इन एनी 9 आउट ऑफ 10 PY। ध्यान से समझो इस मतलब क्वेश्चन को कि NOR तब वो कहलाएगा जब वो पिछले इस मतलब 10 PY में 9 PY में, मतलब पिछले 10 PY में से 9 PY में यानी 9 प्रीवियस ईयर में अगर वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट था तो वो 10 मतलब इस PY में भी क्या कहलाया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर, मतलब अगर वो ऑलरेडी 9 PY में क्या था, 10 में से NR था तो NOR ही कहलाएगा वो। नंबर 2, अगर वो इंडिविजुअल पिछले 7 PY में, ठीक है, मतलब मेरा पिछला PY है 21-22, उसके पिछले 7 में, मैं पहले बता दूं प्रोसीडिंग द रेलेवेंट PY का मतलब 21-22 के पिछले 7 सालों में अगर उसका सम 729 डेज बन गया या फिर उससे कम रह गया तो वो NOR है। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहलाएगा, OR। ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर ज़्यादा हो गया तो कहलाएगा, अगर कम रह गया तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, थर्ड केस ध्यान से समझिएगा। थर्ड केस कहता है अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल है इंडियन ओरिजिन का या फिर इंडियन सिटीज़न है जिसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मतलब फॉरेन सोर्सेज को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा चली जाती है, ठीक है, तो उस केस में और वो जो पर्सन है, मतलब अगर वो मतलब उस केस में उसका जो सम है वो 120 डेज से ज़्यादा लेकिन 182 डेज से कम है तो वो क्या कहलाएगा, NOR कहलाएगा। समझे इस चीज़ को? आपने पीछे एक्सेप्शंस करी थी, एक्सेप्शन में माना था कि वो रेजिडेंट बन जाएगा इस केस को लेके, लेकिन उसी कंडीशन को अगर ध्यान से उन्होंने वेरीफाई करके बताया है सेक्शन 6 और सब सेक्शन 6 में कि तीसरी कंडीशन ये कहती है, मतलब सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का क्लोज 3 कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीज़न है और ए पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन है तो उस केस में क्या ध्यान में रखना है, यही ध्यान में रखना है कि अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो गई तो भाई 120 से ज़्यादा दिन और 182 डेज से कम दिन अगर हैं तो वो NOR है। ठीक है, अगर 182 डेज से भी ज़्यादा चले गए तो वो OR है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, अगर वो पर्सन ऑलरेडी डीम्ड रेजिडेंट है
तो वो NOR ही कहलाया जाएगा, समझे। यानी इफ अ सच पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन हु इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन, मतलब अगर उस ऑटोमेटिकली उसे हमने डीम्ड रेजिडेंट माना है तो वो ऑर्डिनरी बन ही नहीं सकता। क्लियर कर लो इस चीज़ को कि अगर हमने सिर्फ उसे रेजिडेंट माना है, डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, मतलब मैंने कहा वो रेजिडेंट की कंडीशन को बेशक नहीं पूरा कर रहा, थोड़ा बहुत मैंने उसे मान लिया है कि वो रेजिडेंट है, तो माना हुआ रेजिडेंट कभी भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता, वो हमेशा ही क्या कहलाया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अब ये डीम्ड क्या होता है, अब ये डीम्ड क्या होता है, डीम्ड का मतलब है कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, वही केस कि फॉरेन सोर्सेज से उसे कोई इनकम नहीं आ रही, लेकिन कौन सी इनकम, अगर कोई ऐसी इनकम है जो फॉरेन सोर्सेज से उसे नहीं मिल रही, प्लस ऐसी इनकम को छोड़ के जो कि ऐसी इनकम है, मतलब फॉरेन इनकम क्या होती है, इस चीज़ को ध्यान से समझो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मेरी कोई इनकम फॉरेन सोर्सेज से नहीं आ रही, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी इनकम है जो उस बिज़नेस से आ रही है जिसका बिज़नेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो उस इनकम को फॉरेन इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसको छोड़ के अगर कोई सोर्सेज ऐसे हैं जो फॉरेन सोर्सेज हैं, मतलब उसे छोड़ के अगर आपकी कोई इनकम है वो 15 लाख से एक्सीड कर जाती है, ज़्यादा चली जाती है, तो उस केस में हमने उसे रेजिडेंट डीम्ड मान लेना है। कब, जब वो किसी भी कंट्री में अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्सेबल नहीं माना जा रहा, यानी किसी भी कंट्री ने उसे किसी अपने रेजिडेंट के बेस के ऊपर या फिर डोमिसाइल बेस के ऊपर उसे टैक्सेबल नहीं माना है, तो इंडिया में या फिर अपनी कंट्री में उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर वो किसी और कंट्री में अपने रेजिडेंस या डोमिसाइल की वजह से क्या नहीं माना गया, टैक्सेबल नहीं माना गया, तो अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो वो डीम्ड रेजिडेंट ऑटोमेटिकली माना जाएगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए इंडिविजुअल की बात कर ली अच्छे तरीके से, चलिए HUF के बारे में जल्दी से बात करते हैं। तो HUF में ध्यान क्या रखना है भाई, सबसे ज़रूरी चीज़, अब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भूल जाइए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन, मतलब अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, यानी अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस जो है उसका अफेयर्स यानी उसका काम या उसका करने का तरीका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नीचे उसका मीनिंग भी दिया हुआ है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किससे मानना है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, इंडिया से बाहर है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सिंपल तो ये पता चल गया, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है, नॉट टू केयरिंग डे टू डे बिजनेस बाय सर्वेंट एजेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है, रेफर टू द सेंट्रल C&M, सेंट्रल मतलब मेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है, ना कि जो आप काम कर रहे हो डे टू डे। उन्होंने कहा मेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है वो देखा जाएगा, ना कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो रेगुलर, ये नहीं देखा जाएगा, ठीक है। या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है प्लेस ऑफ कंट्रोल मे बी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड समटाइम इवन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ द असेसी। कोई ऐसी प्लेस भी हो सकती है जो आपके रनिंग बिजनेस से थोड़ा सा अलग हो, यूजुअल प्लेस मतलब डिफरेंट हो यूजुअल प्लेस से जहाँ से आप काम कर रहे हो, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है असेसी का, क्लियर, या रजिस्टर्ड प्लेस हो सकती है असेसी की। ये होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो करता होता है उसका तो OR/NOR देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेन हेड है करता, वो अब रेजिडेंट तो माना गया हुआ है, लेकिन अब वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है वो कंडीशंस नीचे बताएंगी। तो लाइन में लिखा है ही इज़ ROR, कब वो ROR माना जाएगा, मतलब कब वो क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। कब माना जाएगा, जब पिछले 2 PY में से, मतलब उन्होंने कहा ही शुड बी अ रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 PY आउट ऑफ लास्ट 10 PY इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलिवेंट PY, मतलब पिछले PY से जो 10 PY मिल रहे हैं, यानी 21-22 से पिछले 10
में से अगर आप 2 में भी रेजिडेंट बन गए, मतलब 2 में भी करता क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया, तो समझो वो आर और आर ओ आर है, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। नहीं बना तो वो आर एन ओ आर है। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर उस कर्ता का पिछले मतलब 21 22 में से छोड़ के जो पिछले 7 बन रहे हैं पी वाई, उनको उन 7 पी वाई में से अगर उसने 730 डेज या उससे ज़्यादा पूरे कर लिए तो वो आर ओ आर है, नहीं पूरे करे तो वो एन ओ आर है, यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कंडीशन ध्यान से समझ लेनी है और कुछ नहीं। ठीक है। चलिए, अब छोटा सा पार्ट रह गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि रेजिडेंशियल स्टेटस है जो फर्म एओपी और बीओआई का कैसे पता चलेगा। तो पर्सन्स ही हैं ये भी, तो उनका भी सेम है, कोई मैंने बताने की ज़रूरत नहीं करनी, क्योंकि सी एंड एम अगर आपका इंडिया में है तो समझो वो रेजिडेंट है, नहीं तो नहीं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है एक चीज़, कंपनी का कैसे जाना जाएगा। तो कंपनी का जब जानना है तो उन्होंने कहा कंपनी रेजिडेंट तभी ही मानी जाएगी जब 2 कंडीशन पूरी हो जाएंगी। इफ़ कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी, जब कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी है, पॉइंट। या फिर उसका पॉइम, अब आप कहो यार पॉइम कहाँ से आ गई, तो पॉइम की नीचे ना इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पॉइम क्या है। पॉइम मीन्स द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक ऐसा मीन मतलब पॉइम क्या है, पॉइम क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट इज़ ऐसी प्लेस जहाँ पे कंपनी के मेन क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ नेसेसरी काम किए जाते हैं, उस प्लेस को हम कह देंगे पॉइम। ठीक है। और उस प्लेस में अगर वो प्लेस इंडिया में है तो वो कंपनी भी रेजिडेंट कहलाई जाएगी। और ये किस में कहा गया था, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन के साथ ये बात कही गई थी। ठीक है। मतलब क्लियर किया गया था प्लेस को कि क्या होता है, यानी पॉइंट क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, इतना तो कर लिया, एक प्रैक्टिकल के साथ भी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या, तो चलिएगा, मिस्टर ध्रुव जो हैं वो पर्सन है इंडियन ओरिजिन के, और वो कंट्री एक्स में, मतलब सिटीज़न ऑफ कंट्री एक्स, मतलब जो सिटीज़न है कंट्री एक्स का, उसने मिस दीपिका जो इंडियन सिटीज़न है उसके साथ क्या कर ली, मैरिड कर लिया अपने आप को। यानी कब, February 4 को 2021 को। ये तो डेट हमने लेनी नहीं है, राइट। लेकिन वो इंडिया आए फर्स्ट टाइम कब, 20 February 2021 को। ठीक है। और उसने कंट्री एक्स को लीव कब करा था, 12 अगस्त 2021 को। लेकिन वो दोबारा इंडिया आ गया, दोबारा इंडिया, ही रिटर्न टू इंडिया अगेन कब, 20 जनवरी 2022 को, क्योंकि वो अपनी पेरेंट्स इन लॉ के साथ 30 डेज़ के लिए क्या करना चाहता था, टाइम स्पेंड करना चाहता था। और उसके बाद वो अपनी कंट्री में वापस चला गया कब, 18 अगस्त। ठीक है, 18/8/2022 को। ठीक है। अब उसने कुछ फ्रेंड्स से गिफ्ट्स भी लिए, ये तो गिफ्ट्स की बात हो गई। ठीक है, ये तो गिफ्ट्स की बात हो गई कि टोटल इनकम जानने के लिए ये बात कही गई है। ठीक है। तो टोटल इनकम क्यों आई है, टोटल इनकम वाला कंसेप्ट अगर आपने माइंड में याद कर लो जल्दी से कंडीशंस को। ठीक है, पॉइंट। चलिए, अब रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने बताना है कि इसमें कंडीशंस क्या होती हैं। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 कहता है कंडीशंस आपको पता है कि इंडियन सिटीजन या पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, जो एक्सेप्शन नंबर 1 है। क्लियर हुआ, याद आया? जल्दी से मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको, अगर आपको नहीं याद आया होगा तो। ये देखिए, एक्सेप्शन नंबर 1, वही की वही लाइन। ठीक है। और उसमें आपने नीचे ध्यान से पढ़ा होगा, ब्लू में भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है। तो चलिएगा, अब मैं नीचे ले जाता हूँ कि यही एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि वो पर्सन 182 डेज से ज़्यादा हो गया तो वो रेजिडेंट है, राइट। लेकिन हाउएवर अगर उसकी टोटल इनकम भी डिफाइन करी गई होगी तो नीचे दी गई 2 कंडीशंस को मानना पड़ेगा। ये मैंने ब्लू में आपको बताया था, ब्लू कलर में जो लाइन थी, राइट। तो उस ब्लू कलर में जो लाइन थी, इसमें भी वैसे ही मैंने डोनेट कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। तो अब वही कंसेप्ट आया कि नहीं आया कि अगर उसकी 15 लाख सैलरी हो जाती है तो हमने वो 2 ही कंडीशंस लेनी है, 182 डेज़ वाली और 4 डेज़ और 120 डेज़ वाली, राइट। लेकिन अगर उसकी वो 15 लाख की इनकम पूरी नहीं होती तो सिर्फ हमने 182 डेज़ को ही देखना है और किसी चीज़ को नहीं देखना।
तो इस केस में क्या हुआ, प्रेजेंट केस ये कहता है कि टोटल इनकम जो है उसकी टोटल इनकम आप ऊपर देखोगे 1,01,000, 11,000 और 2,82,000 मिला के सम नहीं बना 15 लाख। तो सिंपल सी बात है, ब्लू वाला सर्कल जो है वो आपने लेना ही नहीं बीच में। आपने सिर्फ एक कंडीशन लेनी है कि क्या वो 182 डेज पूरे कर गया कि नहीं कर गया। तो उस केस को डिफाइन कैसे करा, तो 2021 और 2022 में ध्यान से एक कंसेप्ट माइंड में ले लो जी, क्या कि वो इंडिया में आया था 20 फरवरी 2021 को। क्या फरवरी 21 में गिना जाएगा? हम तो कब लेते हैं, अप्रैल से मार्च। तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो पॉइंट है, डेज हैं, वो लिए जाएंगे बीच में? नहीं, आपने शुरुआत करनी है अप्रैल 1 से लेकर अगस्त तक, 12 अगस्त तक, जब तक वो वापस गया कंट्री एक्स को लीव करके। पॉइंट यानी कंफ्यूज मत होना, फरवरी 20 से डेट नहीं लेनी, आपने 1 अप्रैल से लेनी है, जो मैंने नीचे आपको बताया होगा सॉल्व करके कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 12 अगस्त तक उसके डेट बने कितनी, 134 डेज। और 20th को वो वापस भी आया था जनवरी में 2022 में, और वो रहा कब तक था, 30 डेज़ के लिए। ध्यान से समय ना ऊपर, वो बेशक वापस इंडिया में बाद में गया था अगस्त में, लेकिन वो रहा कितने दिन था, सिर्फ 30 डेज़। तो 30 डेज़ आपने लिखना है याद से, ध्यान से आप क्वेश्चन को समझना कि वो रहा, देखो प्रेजेंट लॉ फॉर 30 डेज़, वो रहा सिर्फ 30 डेज़ ही था, बाद में वापस जब मर्जी गया। मतलब एक ध्यान से समझ लो कि वो 30 डेज़ ही सिर्फ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या वो 30 डेज़ रहा है, तो 134 डेज़ प्लस 30 डेज़ कितने हो गए, 164 डेज़। अब 164 डेज़ बने हैं, तो कंडीशन थी हमारी फर्स्ट, दैट इज़ 182 डेज़ वाली, क्या वो पूरी हुई? जी बिल्कुल नहीं हुई जी। तो ऑटोमेटिकली उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन हुआ, सिंस मिस्टर ध्रुव हैज़ स्टेड इन ड्यूरिंग द PY फॉर द लेस देन 182 डेज और मोर, ही इज सेट टू बी अ नॉन रेजिडेंट, उसे हम रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ? ये एक छोटा सा बेसिक साथ में मैंने प्रैक्टिकल इसीलिए जोड़ा ताकि आपको पता चल सके कैसे करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। क्लियर? आई होप ये जो वीडियो है आपको, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि रेजिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन नंबर 6 है इनकम टैक्स का, वो मैंने पार्ट 1 में अच्छे से क्लियर करा है। अब पार्ट 2 में मैं आपको सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम इसके साथ जोड़ूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।